व्हाट यू हैव सीन, एक सर एक चमकता हुआ सन। और एक क्लियर स्काई, है ना, सनी डे। है ना, एक सनी डे है। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 30 ईयर्स की बात की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट डू वेदर। सर एक, हाँ हाँ बोलो। सर जो विंटर सीजन, ये क्या है, ये वेदर है? जैसे आपसे कहा हमारा क्लाइमेट जो है वो मॉनसूनिक क्लाइमेट है, राइट। अब ये क्या है, ये वेदरिक कंडीशन है, विंटर, कोल्ड, रेन, ये सीजन है। सीजन मींस पार्ट, किसका, क्लाइमेट का एक पार्ट है। अब जैसे हम रेनी सीजन कहते हैं कि उस ड्यूरेशन में क्या होगा कि यू विल फाइंड आउट दैट फॉर अ 3 मंथ और 2 मंथ यू गेट फ्रिक्वेंट रेनफॉल। आपको वहां पे क्या होगा, बारिश होगी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। अब जैसे आपसे कहा फॉर 90 डेज फ्रॉम एंड ऑफ द मे और जून ऑफ द फर्स्ट और टिल 15 सितंबर तक हमारे यहाँ क्या होता है, बारिश होती है ना, चाहे किसी पार्ट में भी हो, तो उसको हम रेनी सीजन कहते हैं। सीजन मीन्स पार्ट ऑफ अ क्लाइमेट, जिस टाइम पर एक टाइप की कंडीशंस होती है। यदि हम कहते हैं कोल्ड क्लाइमेट है तो वह पूरे साल पर क्या टेम्परेचर रहेगा, कम रहेगा। हम कहते हैं टेम्परेट जोन, वहां पे हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, यस और सर नो। क्लाइमेट का एक एग्जांपल दीजिए ना। क्लाइमेट का जैसे आपसे बोला कि जो पोलर रीजन होते हैं वहां पर हम क्या कहते हैं, वहां हम कहते हैं हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर, कि वहां पे गर्मी भी होती है और साथ में ह्यूमिडिटी भी रहती है। अब जैसे सर जो स्नो और आइस में क्या डिफरेंस होता है? क्या बेटा, स्नो और आइस में क्या डिफरेंस होता है? देखो आइस जो वाटर फ्रीज हो जाएगा जब भी, उसे हम आइस कहते हैं, ठीक है। और स्नो जो होती है वो जब वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल होते हैं और वो फ्रीज फॉर्म में ही फोल्ड फ्लो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं, जैसे रेन क्या है, प्रिस्क्रिप्शन है कि जब पानी नीचे आ रहा, अब वही फॉर्म जब किस में आती है, फ्रीज फॉर्म में आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्नो कहते हैं। समझ गए मेरी बात को। ये एक तरह का क्या, ये जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है कि जब कोई रखी हुई चीज फ्रीज हो जाए जिसमें मूवमेंट नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे आइस कहते हैं। जब वो नेचुरल तरीके से थ्रू द एटमॉस्फेयर वो अर्थ के ऊपर आए, किसमें, फ्रीज फॉर्म के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज फॉर्म में आए, तो उसको हम स्नो कहते हैं, ठीक। आपसे कहा वेदर्स रिफर टू स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओवर एन एरिया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे वहां दिखाया कि वहां पर क्या हो सकता था कि आपका जो क्लाइमेट है इट मे बी प्लेजेंट और इट मे बी टेरेबल। कई बार होता है ना, एकदम आंधी चलने लगती है थोड़ी देर पहले, समुद्र के ऊपर यही तो होता है। यदि आप ओशन में जाओगे तो हो सकता है कि आपको लगे धूप खिली हुई है और थोड़ी देर के बाद में वहां पे जोर जोर से बारिश होनी शुरू हो जाए। इतनी बात क्लियर, यस सर। पक्का ना। यस सर। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, अब आपने देखा है, देखो ये रहा। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, सनी डे है, क्लाउड है, क्लाउडी हो गया, और फिर दिस इज द पार्ट ऑफ वेदर। कई बार होता है ना, बारिश के टाइम पर हम लोग धूप खिली होती है और जब दोपहर पहुंचती है तो क्लाउड, और शाम होते होते बारिश भी कई बार हो जाती है, और कई बार पूरे दिन लगता है कि क्लाउड है, बारिश हो सकती है, और होता है दोपहर में सडनली क्या होता है, धूप खिलाती है। तो वो सारी चीजें किस में आती है, वेदर कंडीशंस में आती है। जब आपसे कहा कि कौन से एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट्स विच इफेक्ट द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, कौन कौन से हैं, सबसे पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्ड विंड, फोर्थ ह्यूमिडिटी, और फिफ्थ होता है प्रिस्क्रिप्शंस या फिर रेन। हम इन पांचों चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। आपको पता है हम अपनी अर्थ को कुछ टेम्परेचर जोन्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल,
है ना। उसके बाद आर्टिक रीजन करते कि नहीं करते। यस सर। जो इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल कहते हैं। जो उसके बाद जो आर्टिक लाइन है उससे और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सब ट्रॉपिक रीजन कहते हैं। वहां पे सर्दी भी होगी और गर्मी भी होती है। और उसके ऊपर जो रीजन है उसको वो आर्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर थ्रू आउट द ईयर बहुत लो टेम्परेचर रहता है और वहां पर सूरज भी कभी कभी दिखाई देता है। ठीक बेटा। अब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन इन अ पर्टिकुलर एरिया। हाँ बोलो। सर जो देश पोल्स के पास है, पोल्स पे हम्म 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों रहती है, जैसे नॉर्वे। नॉर्वे बेटा 6 महीने दिन और 6 महीने जो वहां पे रात होती है ना, वहां पे हाँ ये कह सकते हो रात में तो बिल्कुल अंधेरा रहेगा, लेकिन जब दिन होता है तो वो भी शाम जैसा उजाला होता है। क्योंकि क्या है कि हमारी अर्थ सीधी नहीं है बेटा। हम आपको पता है ना हमारी अर्थ बैंड है कितना, 23.5 डिग्री के ऊपर। जब अर्थ का एक पार्ट सन की तरफ होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो सन से दूर हो जाता है। ये वहां तक जो सन रेज है वो नहीं पहुंच पाती। बात समझ में आ गई। और जब वहां तक सनरेज पहुंचेंगी नहीं तो वहां पर फिर दिखाई कैसे देगा। और यही कॉज है कि वहां पर पोलर लाइट्स दिखाई देती है रात को। पहले लोग इसको सोचते थे कि यहाँ पर भूत भूत है इसलिए रात में वो आके निकल के डांस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं था, वो रिफ्लेक्शन था कि जो वहां पर आसमान में दिखाई देता है। ठीक। अब जैसे आपसे कहा टेम्परेचर कहते हैं ना आज कितनी गर्मी है या ठंड है, तो वो चीजें यानी कि वहां पर पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी हीट रिसीव हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हीट या टेम्परेचर कहते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको पता है कि देखो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसको बांधवे कौन है, हमारे एटमॉस्फेयर को किसने रोका हुआ, ऐसी क्या चीज है जो हमारे एटमॉस्फेयर को रोके हुए है। ओजोन लेयर। नहीं, हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या है, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है मेन कॉज जिसके कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जिसके कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बंधा हुआ है बेटा। यदि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती तो ध्यान रखना था कि हमारी अर्थ के ऊपर ये एटमॉस्फेयर भी नहीं रहता। कहोगे ऐसे कैसे, है ना, क्यों सान्या, कार्तिक, कार्तिक, हेलो, हाँ जी कार्तिक। यस सर। जो मैंने कहा बात को समझ में आई कि हमारी जो ग्रेविटी है, यस सर। नहीं तो जो सोलर स्टॉर्म्स आते हैं वो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको साफ कर देते हैं। अब तक तो वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, उन्होंने मंगल का एटमॉस्फेयर गायब कर दिया, उन्होंने मरकुरी पे एटमॉस्फेयर बनने ही नहीं दिया। इतने स्ट्रांग होते हैं बेटा, तो फिर आप उनको कैसे कर सकते हो। बात समझ में आई, यस और नो। यस सर। तो अब जब कोई चीज मान लो अपने सर पे बोझ रखोगे, आपको पता है आप सब के सब अपने सर के ऊपर जो बैग लेते हो या नहीं कुछ भी आपके वेट नहीं होता, तब भी आपके ऊपर नियर अबाउट 1000 kg का वेट होता है। यस सर, ये पता है हमें। कैसे, यस सर, ये पता है। कैसे होता है, सर जी, एयर प्रेशर। वजन होता है एयर प्रेशर ऊपर सर। प्रेशर में। जिसको कहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर का। ठीक है, जब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है। सर फिर एक चीज पूछनी थी। हाँ तो सर फिर जब हम वेट करवाते हैं किसी से तो वेट वो 1000 किलो से कम क्यों आता है। अब वो हर जगह इक्वल होता है ना, इसलिए। ठीक है, एटमॉस्फेयर को बायोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। और अब जैसे आपसे कहा जो सर हाँ बोलो। सर
सर इतने सारे वजन को संभालते कैसे हैं? हजारों टन वजन तो हमारे सर पे है अभी भी। हाँ है ना, तो आप हाँ तो कैसे, संभालते कैसे? अब वही तो मैंने आपसे कहा ना कि वो जो प्रेशर है वो एक, जब आपको आपके सर पे कुछ रख दिया जाए तो वेट क्या है, इक्वल नहीं है। जो डिवीजन ऑफ वेट हो गया वो इक्वल नहीं है बेटा, वो आपके पर्टिकुलर एक एरिया पर आ गया। यदि वही जो वेट है आपकी पूरी बॉडी पर आ जाए, मतलब जो आदमी 40 किलो का है वो भी आराम से चलता है, और जो 200 किलो का है वो भी आराम से चलता है। सर ये रीजन कुछ भी समझ नहीं आया मुझे थोड़ा भी। अब देखो, आपसे कहा यदि डिवीजन इक्वल हो जाए किसी चीज का तो प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि मान लो मैं कह रहा हूं मैं धीरज के ऊपर 30 किलो वेट देना चाहता हूं, क्या धीरज 30 किलो वेट इजीली उठा के चल देगा? सर 50 25 किलो, किलो उठा लेता हूँ। 25 किलो, मैं कह रहा हूं 50 किलो। सर जिंदा मर जाऊंगा मैं वैसे। हाँ, अब वही चीज, यदि वही वेट आपकी पूरी बॉडी पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो आप इजीली चल लोगे। बात समझ में आई? जब वो वेट आपके सर पे 2 किलो आ जाए, हाथों पे, पूरे हाथ के ऊपर फैला दिया जाए, तब आप इजीली चल लोगे, तब आप इजीली चल सर लोगे। हथेली पे बंदा सर 2-4 ईंट भी जल्दी से उठा नहीं पाता, नहीं इतना उठा, सारा वेट कैसे उठाएगा? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ उस 50, अभी आपका वेट क्या है? मान लो मैं अश्वंत का वेट 40 किलो है, ठीक है, और यस सर। मान लो अश्वंत का वेट 90 किलो हो जाए तो क्या अश्वंत चल नहीं पाएगा क्या? नहीं सर, चल तो लूंगा। चल लोगे ना, तो यानी कि आप उस वेट को कैरी कर रहे हो ना, क्योंकि वो वेट क्या है, यस सर। वो वेट इक्वल डिवाइड है आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर। लेकिन जब आप कोई एक्सटर्नल वेट उठाते हैं, तो जैसे आपने कहा ईंटें, तब ईंटें भी क्या होंगी बेटा? तो ईंटें भी वो आपके एक पर्टिकुलर हाथ पे, जब आप हाथ सीधा कर रहे हो तो ईंटों के वेट के साथ साथ जो इक्विटी है वो उसका वेट भी तो पुल कर रही है ना। अब जो वेट पड़ रहा है, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ईंट पे भी आ रहा है और आपके हाथ पे भी आ रहा है, तो डबल हो गया ना फिर वेट तो। यस सर। समझ में आ गई? इसलिए हम कहते हैं यस सर। कि जो प्रेशर होता है जब सब इक्वल होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बाल्टी को पानी की बाल्टी को देखो, उसको यदि आप कुएं में डालते हो और वो पानी के अंदर रहती है, और जब तक पानी में रहेगी तो जब आप उसको खींचोगे तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, या जब बाहर आती है तब लगानी पड़ती है? तो जब बाहर आती है तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। लगानी पड़ती है ना, क्यों? क्योंकि पहले जो वेट था वो एक पर्टिकुलर एरिया पे इक्वल था सब जगह पर, लेकिन पानी आने के बाद उसमें एक एक्स्ट्रा वेट भी तो आ गया ना, यस सर। और जब पानी में गई तो वो वेट इक्वल था, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम आपको खींचने में नहीं हो रही नहीं थी। हुई। ठीक, बात समझ में आ गई? इसी प्रकार भी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी, जिसको बायोमेट्रिक प्रेशर कहते हैं, वो भी इसी का ही पार्ट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? यस और नो? यस यस सर। सर। सर हाँ। मैंने एक वीडियो देखी थी ना, उसमें हाँ। बताया था कि इसके अंदर हमारे ब्लड प्रेशर का भी कुछ रोल होता है उस वजन को कंट्रोल करने के लिए। और सर ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसमें कुछ काम करती है? बिल्कुल बेटा। अब ध्यान रखना, एक पतला व्यक्ति इजीली कहीं भी दौड़ सकता है, लेकिन जब एक हैवी वेट पर्सन होता है तो क्या वो इतना तेज दौड़ लेगा क्या? नहीं दौड़ पाएगा ना। अभी आपने देखा है जितने भी जो लॉन्ग रनर्स होते हैं, क्या वो मोटे होते हैं? नो सर। वो दुबले पतले मिलेंगे बिल्कुल धीरज जैसे अपने। और जो 100 मीटर, 200 मीटर या 400 मीटर यदि आप देखोगे, वो एक मस्कुलर पर्सन होंगे, वो 400 मीटर दौड़ लेंगे या वो 800 मीटर दौड़ लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा वो दौड़ नहीं पाएंगे। और वो पतला आदमी है, उसे कहो चलो 50 किलोमीटर दौड़ कर आते हैं, जो मैराथन्स को रन करते 42 किलोमीटर की। बात समझ में आ गई? यस सर। तो वेट इफेक्ट करता है, क्योंकि ग्रेविटी उसी हिसाब से आपके ऊपर भी प्रेशर डालेगी। जब आपका वेट बढ़ेगा तो आपके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक, और इसको हम किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से मेजर करते हैं। द डिफाइन द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सटेंड अगेंस्ट द सरफेस बाय द वेट ऑफ एयर इज अबव द सरफेस। अब आपसे क्या कहा? अब देखो, जैसे से दे रखा है
अब इसने क्या कहा कि द प्रेशर एक्सटेंड बाय द वेट ऑफ एटमोस्फियर एट सी लेवल द प्रेशर हैज मेजर मीन वैल्यू ऑफ 1,03,325 पास्कल रफली 14.69 per square inch. Atmospheric pressure may be measured by a barometer कि 1 इंच के ऊपर इतना है तो सोचो आपके ऊपर फिर इसीलिए कहते हैं ज्यादा प्रेशर आएगा। ठीक, जो इनवर्स रिलेशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर कम होगा और यदि टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा। सर्दियों में देखते हैं ना, जब टेम्परेचर लो होता है हवा चलती है तो ठंड लगती है ना, ठंड। और गर्मियों में क्या होता है, हवा तेज चलती है। आंधी कब आती है, गर्मी में या सर्दी में? सर जब गर्मी लगती है तब हवा नहीं चलती, हवा की हमसे पर्सनल दुश्मनी होती है। नहीं, हवा चलती है जब आपका टेम्परेचर हाई लू होगा। चलती है। लू चलती है ना, लू भी तो एक तरह की विंडी है ना, हवाई तो है वो भी। और विंड क्यों, वो गर्म हवा क्यों चलती है? क्योंकि आपसे कहा एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हाई टेम्परेचर हो गया तो फिर क्या होता है, विंड स्टार्ट ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जितना ज्यादा जो लो प्रेशर होगा, जो विंड है उसकी स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आपसे कहा विंड क्या होता है, मूविंग मास ऑफ एयर। मूविंग मास ऑफ एयर, फिर चाहे कोई गैशियस प्लैनेट हो या रॉकी प्लैनेट हो, जहां पर भी एटमॉस्फेयर होगा वहां पर विंड पक्का होगी। अब जैसे आपको बताया था कि जुपिटर के ऊपर तो क्या विंड्स ब्लो करती है बहुत तेज तेज, उस पर जो रेड स्पॉट आता है वो बताता है कि वो क्या है, वो एक बहुत बड़ा एयर प्रेशर है। राइट? राइट सर, राइट। ठीक है बेटा? यस सर। तो वो सारी चीजें, तो आपसे कहा कि द विंड इज कॉज बाय डिफरेंट इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब किसी जगह को टेम्परेचर हीटअप कर देगा तो वहां पर प्रेशर जो है वो हाई से लो हो जाएगा और फिर क्या करेगी, दूसरे प्लेस से विंड आना शुरू हो जाएगी। यदि गर्मी हम देखें, जिस दिन भी गर्मी होती है तो शाम को या थोड़ी देर दोपहर को लू चलने लगती है, तो वो भी इसी का ही रिजल्ट होता है। और प्रेशर डिपेंड करता है कि विंड की स्पीड क्या होगी। ठीक बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई? अब उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। यस सर। ह्यूमिडिटी कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। और वाटर वेपर किसमें, गैसियस स्टेज ऑफ वाटर है। इट इज जनरली इनविजिबल ऑफ ह्यूमन आइज, आप देख नहीं सकते क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है और इसीलिए जब भी हम चलते हैं तो देखते हैं कि कपड़े भी गीले हो जाते होते हैं ना, जब ओस देखते हैं हम, क्योंकि वो क्या होता है, जो भी ह्यूमिडिटी है जैसे टेम्परेचर डाउन होता है वो फिर से वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज करेगा वैसे ही क्या होगा, वैसे ही जैसे इंक्रीज होगा और ये जब टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल, तो इट कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड रेन, है ना। जैसे ही मान लो जिस दिन पसीना ना सूख रहा हो समझ लेना बारिश होने वाली है या क्या होने वाला है, या फिर अब जब बात करते हैं इंडिया की, हमारा जो क्लाइमेट है उसको हम मॉनसून क्लाइमेट कहते हैं। मॉनसून वर्ड कहाँ से आया? मॉनसून जो है एक अरबिक वर्ड है मौसम, उससे आया और इसका मतलब होता है सीजन, सीजनल विंड्स। क्योंकि जब ये अरब ट्रेडर्स इंडिया आते थे बाय सी रूट तो ये इन विंड्स को फॉलो करते हुए आते थे। तो इन्होंने देखा ये पर्टिकुलर, उसने कहा कि मौसम में चलेंगे यानी कि उन सीजन में चलेंगे जब विंड क्या करती है, टुवर्ड्स साउथ टू नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा कर्व करके जो ईस्ट वेस्ट की तरफ आती हैं, तो उसके लिए इसने कहा। इसके लिए अब हमारे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो क्लाइमेटिक कंट्रोल है वो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड्स, प्रेशर एंड विंड
distance from the sea, ocean current and relief features. ठीक, सबसे पहले बात की कि लैटिट्यूड, आप किस जगह पर लोकेट करते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, इक्वेटर से आप कितना दूर हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट फ्रॉम द सी लेवल, आप सी लेवल से कितना दूर है। आप जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाएंगे 165 मीटर जाते ही जो एयर का प्रेशर, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है बाय 1 डिग्री, ध्यान रखना, ठीक है, कितना कम हो जाता है, बाय 1 डिग्री, क्लियर। ठीक, सबसे पहले देखो, ड्यू टू द कर्वेशन ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर रिसीव्ड varies according to the latitude. As a result, air temperature generally decrease from equator towards the pole. आपसे कहा ना distance from the equator, क्योंकि जैसे पोल की तरफ जाएंगे तो सन लाइट कम रिसीव होगी, तो यानी कि वो अर्थ सरफेस को कम गर्म करेगी। और आप यदि देखें कि इंग्लैंड में गर्मियों में भी लोग बाग गर्म कपड़े पहन के घूमते हैं, कोट स्वेटर पहनते हैं ना, क्यों नवनीत? यस सर। है ना उर्वशी, क्यों? क्योंकि वहां पर वो उसका लैटिट्यूड जो है इक्वेटर से दूर है, रिजल्ट कि वहां पर जो सनलाइट है वो इतनी रिसीव नहीं होती कि उनको इतनी, उनके सरफेस को इतना गर्म कर सके कि दे डोंट नीड टू वेयर। और दूसरी तरफ अफ्रीका जो इक्वेटर के पास कंट्रीज है, वहां पर लोग गर्मियों में भी गर्म कपड़े नहीं पहनते, सर्दियों में भी, क्योंकि वहां पर सर्दियों में भी टेम्परेचर हाई रहता है, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो क्या करे, ठीक है। अब देखो जैसे ये, अब जैसे सन है, आपको जब उसने पूछा था कि भाई कुछ पोलर रीजन के ऊपर क्यों होता है, अब देखो, जब आपसे कहा जब अर्थ रोटेट करती है तो एक ओवल शेप में रोटेट का जो ऑर्बिट है अर्थ का सर्कल तो नहीं, सर्कुलर पाथ नहीं है, यदि आप देखें तो, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे जैसे जो यहाँ पर जब ये कह रहा है इक्वेटर की बात कर रहा है, इक्वेटर के ऊपर, तो एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, अब देखो जरा, अरे यार ये क्या है, अब देख रहे हो ये सनलाइट, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस पे जाएगी तो डेफिनेटली उसकी पावर्स कम हो जाएंगी, और जो इक्वेटर के पास है वहां पर शॉर्ट है, तो यानी कि वहां पर जो अब आपसे कहा यदि इस पे 100 जा रही है तो जैसे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कम होती जा रही है। हेलो, यस सर। क्या हो गया था भाई? तो आपसे कहा जैसे जैसे सन से दूर जाते हैं तो वैसे ही क्या होता है, वैसे वैसे ही जो आपका प्रेशर होगा, जो सनलाइट रिसीव होगी वो कम होती चली जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? यस और नो? जैसे देख रहे हो यहाँ पर, यदि इक्वेटर पर 100% सन रेज आ रही है या हीट रिसीव हो रही है तो पोलर्स पर पहुंचते पहुंचते वो कितनी हो जाती है, 0। तो वहां पर फिर जब उसको गर्म ही नहीं कर पाएगी तो फिर वहां टेम्परेचर हाई कैसे होगा, वहां तो फिर लो ही रह जाएगा ना। और यहाँ हाई टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर होगा। जहां 100% आ रही है तो वहां दिन में क्या होगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, और शाम होते होते वहां बारिश पक्का हो जाएगी। ठीक, एल्टीट्यूड, एज go from the surface of the earth to higher altitude, the atmosphere become less dense and temperature decrease. The hills are therefore cooler during the summer. इसीलिए जो एल्टीट्यूड्स के ऊपर है, गर्मी में भी जाए तो वहां पे टेम्परेचर कम मिलता है, क्योंकि वो कम डेंस होते हैं। ठीक, जैसे एवरेस्ट है इसलिए उस पर पूरे साल बर्फ जमी रहती है। उसके बाद प्रेशर विंड सिस्टम की एल्टीट्यूड प्लेस, उस पर जो टेम्परेचर है और रेन पैटर्न है वो भी वेरीज करता है। देख रहे हो बेटा, ये रहा
इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंस जोन जो इक्वेटर के आसपास है, सब ट्रॉपिकल से विंड्स ब्लो करते हैं, इसको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं क्योंकि पर्टिकुलर सीजन में ड्रॉ करती हैं। उसके बाद में आपसे कहा प्रिविलेजिंग वेस्टर्स जिसको सब ट्रॉपिकल और सब पोलर रीजन्स में, फिर पोलर रीजन्स के अंदर जो आपकी विंड्स ब्लो कर रही है। क्या हो गया भाई, क्यों बातें कर रहे हैं? बोलो बेटा, क्यों हो रहा है बेटे बातें? इतना चैप्टर समझ में आ गया? यस सर। बाकी हम कल करेंगे, ठीक है सर हाँ, बोल 5th बेटा। फेब से सिर्फ 9th और 11th की वो क्लासेस होंगी ना? हाँ, बाकी नहीं, ठीक है चलो। सर और फिर कितने से कॉपी कितने बजे निकालनी तक? वही रहेगा 9 to 12, 9 से 12। सर नोटबुक नहीं लानी ना? नोटबुक लेकर आ सकते हैं अपनी, एक नोटबुक रफ नोटबुक ले लें, सर हम सबका उसी में कर लें सारा काम। सर हम नहीं लाएंगे, हमारे पीठ में दर्द होता है, बहुत भारी होता है। रफ नोटबुक आलसी लाने के लिए। इंसान, रफ नोटबुक है बे, तू हाथ में उठा के ले आ।